हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स के अंतर्गत अपना जो पहला चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी को अपन को पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किसका भाग है। तो ये है वैद्युतिकी का भाग। और वैद्युतिकी है क्या? भौतिक विज्ञान को बहुत सारी शाखाओं में विभाजित किया गया है। उन बहुत सारी शाखाओं में से एक शाखा है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी किसे कहते हैं? वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश एवं आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है। इसी वैद्युतिकी को दो भागों में विभाजित किया है, एक स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी गतिक वैद्युतिकी। अगर अपन स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो वैद्युतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान या वैद्युतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत गतिक आवेश एवं गतिक आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। गतिक वैद्युतिकी को कक्षा 10 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत धारा। जब आवेशों का प्रवाह होता है तो उस प्रवाह के कारण धारा बहती है, जिसे अपन विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात वहां गतिशील आवेश होते हैं। अभी जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसका मतलब है स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। इसको जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर स्थिर आवेश ही लेने हैं और उनके कारण जो प्रक्रिया होगी वही अपन को देखनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। वैद्युतिकी, ठीक है, ये जो वैद्युतिकी है ये भौतिक विज्ञान की शाखा है और इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भागों में? पहला भाग है स्थिर वैद्युतिकी और इसी को दूसरा भाग जो विभाजित किया गया है वो है गतिक वैद्युतिकी। इसे विद्युतिकी भी कह सकते हैं। ठीक है साहब, हमने ये पढ़ लिया। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश होते हैं, गतिक वैद्युतिकी में गतिक आवेश होते हैं। अब इस पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए, यानी कि वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी या गतिक वैद्युतिकी को समझने के लिए, फिजिक्स में इस टॉपिक को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आवेश क्या है, आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, आवेश की हिस्ट्री क्या है। तो उसे समझने के लिए हम सर्वप्रथम हमारी चारों तरफ देखते हैं। तो हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें प्रकृति नजर आती है। अब अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो कुछ भी कर सकती है। प्रकृति वो है जो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी क्या कर सकती है? हम देखते हैं दिन होता है, रात होता है, किसके कारण होता है? प्रकृति के कारण होता है। बरसात आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, किसके कारण आती है? प्रकृति के कारण आती है। तो प्रकृति क्या है? जो इतनी सारी घटनाओं को घटित कर सकती है वो प्रकृति है। तो इतनी सारी घटनाओं को घटित करने के लिए उसमें ऐसा क्या है जो वो घटित कर सकती है? तो उसमें सबसे बड़ी चीज है ऊर्जा। और ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। ध्यान देना, ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति वो है जो कुछ भी कर सकती है, अर्थात हमें जो चारों तरफ दिखता है वो सब प्रकृति है, उसमें ऊर्जा होती है। समझ गए? तो हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। ठीक साहब, और प्रकृति वास्तव में क्या है? ऊर्जा है जो कुछ भी घटित कर सकती है। तो जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम इस प्रकृति को दो रूपों में देख पाते हैं। एक तो वो रूप जो हमें आंखों से दिखता है, एक वो दूसरा रूप जो हमें आंखों से नहीं दिखता। एक तो वो रूप जो हमें आंखों से दिखता है और दूसरा वो रूप जो हमें आंखों से नहीं दिखता। तो कौन सा रूप हमें आंखों से दिखता है? हमें दिखता है पदार्थ। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें पेड़ दिखते हैं, नदियां दिखती है, पत्ते दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ यानी प्रकृति का एक भाग पदार्थ हो सकता है, दूसरा भाग एक ऐसा भी है जो हमें आंखों से नहीं दिखता। जैसे सूर्य से कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की दूरी से हमारी तरफ ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा उसके किससे आती है? वो विकिरण के रूप में आती है, वो हमें नहीं दिखते। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किन कौन से दो भागों में? एक तो वो जो हमें सबको दिखता है, जिसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। एक तो वो
जो हम सबको दिखता है उसे क्या कहेंगे, पदार्थ। और एक दूसरा रूप हो जो हमें नहीं दिखता उसे हम क्या कहेंगे, विकिरण। अर्थात हम प्रकृति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पदार्थ और दूसरा विकिरण। अब पहली बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ हमारे चारों तरफ जो हमें दिखता है, जिसमें घनत्व होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सब क्या है, पदार्थ है। दूसरे भाग की बात करें विकिरण की, तो विकिरण में घनत्व नहीं होता, आयतन नहीं होता, वो हमें आंखों से नहीं दिखता, उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण। तो इनमें बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन जब इन दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो इनके अंदर एक समानता देखने को मिलती है। वो क्या है कि इन दोनों में ही ऊर्जा है, और इन दोनों में ऊर्जा है, इसी को हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात हमारी विकिरण पर आधारित नहीं है, विकिरण भी हमारे अध्यायों में है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे हमें आवेश को जानना है, और आवेश जानने के लिए हमें पदार्थ को जानना जरूरी है। तो अभी हमने कहा पदार्थ के अंदर घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, तो ऐसे बहुत सारे गुण किसके अंदर होते हैं, पदार्थ के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन पदार्थ के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य गुण जो है वो क्या है, पदार्थ के अंदर बल होता है, अर्थात पदार्थ बल आरोपित कर सकता है। समझ में आ रहा है, पदार्थ का जो सबसे मूलभूत गुण है वो क्या है, बल है। और अब हम बल की बात करते हैं, तो बल हम कक्षा 11 के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। बल को मुख्य रूप से तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन जब उन चारों भागों को हम देखते हैं तो उन चारों भागों में बल मुख्य रूप से हमें 2 भागों में देखने को मिलता है, एक बाह्य बल और दूसरा सूक्ष्म बल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बल 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक हो गया हमारा बाह्य बल, बाह्य बल जिसे मैक्रोस्कोपिक बल या स्थूल बल भी कह सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है हमारा सूक्ष्म बल, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक बल कह सकते हैं। ठीक है, एक बाह्य बल हो गया और दूसरा सूक्ष्म बल हो गया। अगर हम सूक्ष्म बल की बात करें तो ये प्रकृति के एक बहुत छोटे से भाग में लगने वाला बल है, जो हमें कहें तो जिसे नाभिकीय बल के रूप में समझ सकते हैं। नाभिकीय बल क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर जो बहुत छोटा सा भाग है जिसके अंदर परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है, उस भाग को हम नाभिक कहते हैं। उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से बांधे रखने वाला, और प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों से बांधे रखने वाला, और न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से बांधे रखने वाला जो बल है, उस बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। ये मानव की जानकारी के अनुसार अभी तक सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली बल है, पर ये बहुत छोटे भाग अर्थात 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में ही लगता है, इसे नाभिकीय बल कहते हैं। हम आज नाभिकीय बल नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं क्या, बाह्य बल। बाह्य बलों की अगर अपन बात करें तो बाह्य बलों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 2 भागों में विभाजित किया है, बाह्य बलों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक गुरुत्वीय बल और दूसरे हो गए विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है साहब, इन 2 भागों में बल को विभाजित किया गया है। अब बल क्या है या गुरुत्वीय बल क्या है, तो जब हम बल की बात करें तो हम चलते हैं, हम किसी पेन को कहीं उठा के रखते हैं, किसी वस्तु को उठा के रखते हैं, 2 वस्तुएं पास आती है, तो इन सबके मध्य क्या होता है, बल लगता है। किसी को धक्का देते हैं, कहीं सीढ़ियां चढ़ते हैं, इन सब में क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, हम बल का एक भाग पढ़ रहे हैं, कौन सा, गुरुत्वीय बल। अगर गुरुत्वीय बल की बात करें तो हमने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा है कि जो 2 द्रव्यमान वाली वस्तुएं होती है उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, और इस बल को ही हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी गुरुत्वीय बल का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण या घटक क्या है, द्रव्यमान। यदि 2 वस्तुओं के मध्य द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय बल लगेगा, और गुरुत्वीय बल जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना अधिक लगेगा, द्रव्यमान कम होगा कम लगेगा, द्रव्यमान और कम होगा कम लगेगा, द्रव्यमान अधिक हो गया अधिक लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल का जो परिमाण है वो द्रव्यमान के परिवर्तित होने पर होता है। जैसे मैं समझूं कि मेरे हाथ में एक पेन रखा है, तो इस पेन के कारण ये पृथ्वी बहुत बड़ा द्रव्यमान है, वो इस पेन को अपनी ओर खींचेगी। तो कहने का सारांश ये हो गया कि एक द्रव्यमान वाली वस्तु को दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु अपनी ओर खींचती है। किसी सेब के पेड़ से अगर सेब टूटता है तो नीचे की ओर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उस पर एक गुरुत्वीय बल लगता है। जो पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है जो उस पर बल लगाती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी
कहते हैं। तो सारांश ये हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसका लगने का मुख्य कारण क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान अधिक है तो अधिक लगेगा, द्रव्यमान कम है तो कम लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हर द्रव्यमान वाली वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, हम भी कहेंगे, हमने पढ़ा है तो लगना चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है जहां पर हम ये देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल नहीं लगता। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, अगर मैं पेन से लिखूं बोर्ड पे, मैंने लिख दिया पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी लिखने के लिए मैंने यहाँ किससे लिखा, इंक से लिखा। इंक काई से बनी है, इंक कणों से बनी है। कणों में क्या होगा, द्रव्यमान होगा। पृथ्वी बहुत बड़ा भाग है, उसमें क्या होगा, उसमें भी द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान है तो क्या पृथ्वी जो इतना बड़ा द्रव्यमान है उसने इन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, किया या नहीं किया? प्रश्न ये उठता है। अगर किया तो फिर ये कण तो नीचे गिर जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं गिरे, यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा, या लगा या नहीं लगा, पर कुछ घटित हुआ। इसी तरीके से अपन एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं और कागज को नन्हे नन्हे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तोड़ के एक हाथ पे रख लेते हैं, फिर एक पेन लेते हैं, घर पे कंघी उपलब्ध हो तो कंघी लेते हैं। जब अपन इसको लेते हैं तो देखते हैं कि इस कंघी को इन कागज के नन्हे नन्हे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो ये कागज के नन्हे नन्हे टुकड़े उस कंघी की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं थे, फिर भी आकर्षित नहीं हुए, ये अलग प्रश्न है। ये आकर्षित नहीं हुए, हम ये मान लेते हैं। तो फिर क्या करें, इस पेन को अब हम ऊन से रगड़े, रेशम के कपड़े से रगड़े, बालों से रगड़े, कपड़े से रगड़े। रगड़ने के बाद जब हम इस पेन को नन्हे नन्हे कागज के टुकड़ों के पास लाएंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कागज के नन्हे टुकड़े इस पेन के आगे वाले भाग पर चिपक गए। अगर वो आगे वाले भाग पे चिपक गए तो जैसे ही हम उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो भी वो इसमें चिपके रहते हैं। तो क्या उन कागज के टुकड़ों पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा? क्या पृथ्वी ने उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होगा? अब तुम कहोगे सर उन कागज के टुकड़ों ने तो क्या होगा, पृथ्वी खींच रही होगी, लेकिन इन दो पिंड हैं, इनमें द्रव्यमान है, इसलिए इसने पहले खींच लिया होगा। तो जब मैंने इन्हें इस पेन को नहीं रगड़ा था तब उन कागज के टुकड़ों को इसने तो नहीं खींचा था। रगड़ने के बाद कुछ घटना घटी, तब जाके इसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचा। और उन कागज के टुकड़ों को यहाँ रख के छोड़ दो, देखिए पृथ्वी नहीं खींच रही, क्या खींच रही है। तो जब उन कागज के टुकड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ता हूँ नीचे की ओर जाती है, यानी पृथ्वी उनको खींच लेती है। लेकिन जब मैं पेन को रगड़कर उन कागज के टुकड़ों को पास लेकर जाता हूँ तो ये देखने को मिलता है कि अब पेन उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही बनता है कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर प्रभावी नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली बल प्रभावी है। और वो शक्तिशाली बल जो प्रभावी है वो कौन सा बल है, विद्युत चुंबकीय बल है। और इस बल के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या रहा होगा, हमने जब पेन को रगड़ा तो कहीं ना कहीं रगड़ने से उस पेन के अंदर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ होगा और उस आवेश के कारण ही कागज के नन्हे नन्हे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हुए होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और इस बल के कारण ही आवेश उत्पन्न होते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें आवेश समझना जरूरी था। अब अपन आवेश की परिभाषा पढ़ेंगे। आप सबको अगर फिजिक्स के यही सब वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे से आगे के वीडियो मिलते रहें। हमारी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इन वीडियोस के पीछे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप हाथों हाथ याद कर सके। क्योंकि जितनी भी थ्योरी हम यहाँ पे बोलते हैं वो थ्योरी आप सब एकदम याद नहीं रख सकते, उसे याद रखने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ने के लिए हम पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उनको पढ़कर परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिल सके।